हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ। जो पहला टॉपिक मैंने आपको विभागीय उपक्रम के बारे में बताया, जो सार्वजनिक क्षेत्र के संगठन है ना, उनके विभिन्न जो स्वरूप है, उसमें दूसरा पॉइंट है वैधानिक निगम। वैधानिक निगम वे सार्वजनिक उद्यम है जिनकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। यानी संसद के विशेष अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की जाती है। और ये अधिनियम ऐसे उद्यमों के अधिकार एवं कार्य, इनके कर्मचारियों से संबंधित नियम कानून, सरकार के विभिन्न विभागों से इनके संबंधों को परिभाषित करते हैं। इसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था कि वैधानिक निगम के अंदर जो उदाहरण आता है ना, जैसे बैंकें हैं, बीमा कंपनियां हैं, उनकी स्थापना जो है वैधानिक निगम के अंतर्गत होती है। यानी कि संसद के विशेष अधिनियम के तहत इनकी स्थापना की जाती है। यानी कि ये बैंकिंग और बीमा कंपनियां, ये इनके उदाहरण हैं। ठीक है, ऐसा उद्यम निगमित संगठन है जिसकी स्थापना विधानमंडल द्वारा की जाती है। इसके कार्य एवं शक्तियाँ पूर्णतः परिभाषित होते हैं। ये वित्त मामलों में स्वतंत्र होते हैं। वित्त मामलों में स्वतंत्र का मतलब जो पैसे की व्यवस्था है ना, ये स्वतंत्र, उसमें अपने हिसाब से ये करते हैं तथा निर्धारित क्षेत्र पर विशेष प्रकार की वाणिज्यिक क्रियाओं पर इनका स्पष्ट नियंत्रण होता है। जो भी इनमें क्रियाएं की जाती है, जैसे बैंकिंग क्रियाएं, बीमा की क्रियाएं ना, उन पर इनका नियंत्रण होता है। वैधानिक निगमों के पास जहाँ एक और सरकारी अधिकार होते हैं और दूसरी ओर निजी उद्यम के समान परिचालन में पर्याप्त लचीलापन होता है। कहने का मतलब है सरकार के अधिकार भी इनके पास होते हैं, सरकारी अधिकार जो होते हैं ना, वो भी इनके पास होते हैं, और दूसरी तरफ जो निजी प्राइवेट उद्योग होते हैं ना, उनके समान इनको जो है नियंत्रण करना या परिचालन करने की स्वतंत्रता भी होती है। कहने का मतलब ये है कि वैधानिक निगम ऐसे निगम होते हैं जिनकी स्थापना संसद में पारित विशेष अधिनियम के तहत की जाती है, और ये वित्त के मामले में पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। यानी कि अपने हिसाब से इनकी व्यवस्था करते हैं, और एक प्रकार से ये सरकारी अधिकार भी इनको मिलते हैं, और एक निजी उद्यम की भांति इनको स्वतंत्रता भी होती है, परिचालन संबंधी स्वतंत्रता भी होती है। और इनके जो नियम और है ना, कानून वगैरह, वो सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनसे संबंधित होते हैं। अब इसकी विशेषताएं, वैधानिक निगम की कुछ विशेषताएं देखिए। जिसमें पहला पॉइंट आता है, इनकी स्थापना संसद द्वारा पारित विशेष अधिनियम द्वारा होती है, और इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार ही इनका संचालन किया जाता है। अधिनियम इनके अधिकार, उद्देश्य और विशेषाधिकारों को परिभाषित करते हैं। संसद में क्या होता है, इनकी जो है, जो भी होता है ना, इनके संबंधी कार्यप्रणाली के संबंध में जो भी नियम कानून है, उसका जो है प्रावधान किया जाता है, और सारे इनके अधिकार वगैरह सब निश्चित किए जाते हैं, और संसद में इनको जवाब भी देने पड़ते हैं। ठीक है, ये पूर्णतया दूसरा पॉइंट है, ये पूर्णतया सरकार के स्वामित्व में होते हैं। वित्त के संबंध में अंतिम उत्तरदायित्व सरकार का होता है, वही लाभों का विनियोजन भी करती है, और यदि कोई हानि होती है तो उसे भी सरकार ही वहन करती है। वित्त के संबंध में मतलब बताया कि सरकार के स्वामित्व के अंदर तो होते ही हैं ये, और क्योंकि ये सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं, और लाभ इन्वेस्टमेंट भी वही करते हैं। हानि हो तो कई बार सरकार को वहन करनी पड़ती है। ये निगमित संगठन है, इन पर मुकदमा किया जा सकता है, ये दूसरों पर मुकदमा कर सकते हैं, ये अनुबंध कर सकते हैं, अपने नाम से संपत्ति खरीद सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये एक निगमित का मतलब होता है जिसका किसी, निगमित शब्द का मतलब होता है जिसका किसी अधिनियम के तहत जिसका रजिस्ट्रेशन हो, वो निगमित संगठन कहलाते हैं। तो अलग से ये संगठन है ही है, रजिस्टर्ड है, तो इनके ऊपर क्लेम भी किया सकता है, दूसरे भी इनके क्लेम कर सकते हैं, अनुबंध कर सकते हैं, संपत्तियाँ खरीद सकते हैं ना। चौथा पॉइंट है, साधारणतः अपनी वित्त की आवश्यकता ये स्वयं पूरा करते हैं। जनरली तो क्या होता है, वित्त की आवश्यकता खुद ही पूरे करते हैं, और ये सरकार से भी लोन लेकर या जनता से वस्तु सेवाओं की बिक्री के द्वारा भी जो है आय अर्जित करते हैं और पैसा जुटाते हैं। सरकारी विभागों के लिए लेखांकन और अंकेक्षण की जो प्रक्रिया है वे इनके निगमों पर लागू नहीं होती। यानी सरकारी जो विभाग है ना, जैसे अपने जो विभागीय पढ़ा था ना, उसमें जो अकाउंटिंग की या ऑडिट की जो व्यवस्था है ना, वो इनके ऊपर लागू नहीं होती है। केंद्र सरकार के बजट से भी इनका कोई सरोकार नहीं है। जैसे विभागीय उपक्रम में तो सरकार जो है बजट में जो है सारा प्रावधान करती थी, लेकिन इसमें केंद्र सरकार का जो बजट पेश होता है ना, उससे उनका कोई मतलब नहीं होता है।
इन उपक्रमों के कर्मचारी राज्य नागरिक सेवा के अधिकारी नहीं होते हैं। ये सरकारी सेवा शर्तों और नियमों एवं कानून से शासित नहीं होते हैं और इनकी सेवा शर्तें अधिनियम में दी हुई होती है। कभी कभी इन संगठनों के मुखिया के पद पर दूसरे विभागों के अधिकारी भी नियोजित किए जा सकते हैं। कहने का मतलब है जो सरकारी कंपनी होते हैं ना, सरकारी विभाग में, वैसे इनके कर्मचारी जो है उससे शासित नहीं होते। इनकी जो सेवा शर्तें, नियम, कानून सारे होते हैं ना, वो इनके अधिनियम के हिसाब से चलते हैं ना। अधिनियम में जो प्रावधान होता है ना, उसके हिसाब से सारा कार्य इनका चलता है। क्योंकि इसकी स्थापना भी कैसे होती है, संसद में पारित विशेष अधिनियम के तहत होती है। तो अधिनियम के अंदर जो भी प्रावधान है, जो भी नियम है, जो भी, वो इनके ऊपर लागू होते हैं। अब देखिए दूसरा टॉपिक इसका आता है लाभ। इसके क्या लाभ है? पहला, ये अपने कार्य संचालन के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। इनके कार्य परिचालन में उच्च स्तर का लचीलापन होता है। इन पर सरकार के अवांछित नियम और कानून लागू नहीं होते। यानी ये मैंने अभी आपको बताया था कि ये परिचालन यानी कि चलाने के लिए, है ना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। सरकार का इसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं होता है और सरकार के जो कड़े नियम कानून है वो इनके ऊपर ज़्यादा लागू नहीं होते हैं। दूसरा है, इनके लिए धन की व्यवस्था केंद्रीय बजट में नहीं होती, इसलिए इनको अपनी आय और प्राप्तियों पर सरकार को कोई अधिकार नहीं होता। इनके वित्तीय मामलों में सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ये मैंने आपको पहले बताया अभी कि ये वित्त की व्यवस्था ना, पैसे की व्यवस्था, ये अपने हिसाब से करते हैं। हाँ, सरकार से भी लेते हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार से नहीं, सरकार से भी लोन वगैरह ही लेते हैं। तो सरकार का थोड़ा बहुत तो होता ही है हस्तक्षेप, लेकिन फिर भी बजट में ऐसा कोई इनके लिए प्रावधान नहीं होता। जैसे बजट पेश करती है सरकार, तो उसमें इनके लिए कोई पैसा अलॉट नहीं करती है कि इतना पैसा इन पर जो है लगाया जाए। हाँ, सरकार से ये लोन वगैरह ले सकते हैं और इनकी जो इनकम है ना, उस पर कोई सरकार का अधिकार नहीं होता है ना, सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। तीसरा है, चूँकि ये स्वायत्त संगठन होते हैं, इसलिए अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों की परिधि में रहकर ही अपने स्वयं अपनी नीतियों में प्रक्रियाओं का क्या करते हैं, निर्धारण है। अधिनियम में इनके सारे प्रावधान दे रखे, उसी एरिया में, उसी अधिकारों की परिधि में रहकर ये कार्य करते हैं। अधिनियम में कुछ विषयों के लिए मंत्रालय विशेष की पूर्व अनुमति के लिए प्रावधान, कुछ ऐसे भी मुद्दे होते हैं ना, विषय होते हैं, उसके लिए इनको मंत्रालय की अनुमति वगैरह की आवश्यकता होती है। चौथा पॉइंट है इसका, वैधानिक निगम आर्थिक विकास का एक मूल्यवान उपकरण है। इसके पर सरकार के अधिकार और निजी उद्यम की पहल की क्षमता, यानी दोनों के इसमें मिल जाते हैं गुण आपको। पहला तो क्या है, सरकार के अधिकार, क्योंकि सरकार का तो वो तो सार्वजनिक क्षेत्र में आता है, सरकार का तो होगा ही थोड़ा बहुत, है ना। तो सरकार के जो पास अधिकार है वो इनको मिल जाते हैं। दूसरा, जो प्राइवेट उद्योग होते हैं ना, उसमें जो स्वतंत्रता होती है ना काम करने की, या जो भी परिचालन की, या जैसे व्यवस्था की, प्रबंध की, वो भी इनको रहती है। तो दोनों के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अगला टॉपिक है सीमाएं। इनकी सीमाएं क्या है, दोष क्या है? देखिए, पहले वास्तव में इनके कार्य परिचालन में वर्णित लचीलापन नहीं होता है। प्रत्येक कानून और नियम कानून के अनुसार ही होते हैं। प्रत्येक कार्य नियम और कानून के अनुसार होते हैं। कहने का मतलब है, कहने को तो कहते हैं कि इनमें परिचालन की या इनको चलाने के लिए या प्रबंध की स्वतंत्रता होती है, लेकिन कई बार देखते हैं कि जो नियम कानून होते हैं ना, वो सरकारी नियमों के हिसाब से ही कई बार इसमें चलते हैं। इनके प्रत्येक महत्वपूर्ण निर्णय कार्य में जिनमें भारी धन व्यय होता है, वहाँ जो सरकार और राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, यानी कि ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है ना कई बार, तो इनको भी सरकार से क्या है, आर्थिक सहायता लेनी पड़ती है, लोन लेना पड़ता है। जब सरकार से आप लोन लिया या सहायता ली तो निश्चित ही सरकार का हस्तक्षेप इसमें रहता ही है। जहाँ कहीं भी जनता से लेन देन की आवश्यकता होती है, वहाँ अनियंत्रित भ्रष्टाचार व्याप्त है। इसमें क्या है, कई जगह भ्रष्टाचार की जो है घटनाएं भी पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर, है ना। और नेक्स्ट है, सरकार नियमों के बोर्ड में सलाहकार नियुक्त करती रहती है। इस कारण से अनुबंधों अन्य निर्णय लेने में निगम की स्वतंत्रता क्या हो जाती है, सीमित है। यानी कि सरकार क्या करती है, जो निगम का जो बोर्ड है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं या बोर्ड ऑफ जो भी है ना, तो उसमें अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर देते हैं कई बार, है ना। तो क्या होता है, निर्णय लेने में एक तरह से वो स्वतंत्र देखा जाए तो नहीं होते हैं। जब भी कोई मतभेद होता है तो मामले को सरकार के पास अंतिम निर्णय के लिए भेज दिया जाता है। इससे कार्य में और भी विलम्ब हो जाता है। ये इसके दोष हैं। नेक्स्ट टॉपिक, सरकारी कंपनी। तीसरा प्रकार आ गया ना, सरकारी कंपनी।
इन कंपनियों की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत की जाती है। देखिए, अभी नया कंपनी अधिनियम 2013 में लागू हुआ, उससे पहले 1956 के तहत स्थापना की जाती थी कंपनियों की। अब जो है 2013 के अंतर्गत की जाती है। ये सरकारी कंपनियां होती हैं, और लेकिन निजी क्षेत्र की कंपनियां के समान इनका पंजीकरण और संचालन कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार है। जैसे निजी कंपनी का संचालन होता है, वैसे ही सरकारी कंपनियों का संचालन भी इस कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार है। कंपनी अधिनियम मतलब 2013 जो नया बना है। इनकी स्थापना विशुद्ध रूप से व्यवसाय करने के लिए की जाती है, इन बिजनेस के लिए होती है इसकी स्थापना, और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा भी यानी कंपटीशन भी इनका चलता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 245 के अनुसार एक सरकारी कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी या तो केंद्र सरकार के पास है या फिर राज्य सरकारों के पास है, या फिर कुछ केंद्र सरकार के पास या शेष एक या एक से अधिक राज्य सरकारों के पास है, तथा उसमें वह कंपनी भी सम्मिलित है जिसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है। ये देखो, ये जो अभी मैंने पढ़ा ना, वो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सेक्शन 45 के अनुसार इसकी परिभाषा दे रखी है कि सरकारी कंपनी वह कंपनी होती है जिसकी कम से कम 51% चुकता अंश पूंजी, पेड अप कैपिटल है ना, जो किसके पास हो, या तो केंद्र सरकार के पास हो या राज्य सरकार के पास हो, या कुछ केंद्र सरकार के पास, कुछ अन्य राज्य सरकारों के पास हो, है ना, वो कंपनी जो है इसके अंतर्गत आती है। और जो कंपनी सहायक कंपनी है सरकारी कंपनी की, वो भी इसी के अंदर आती हैं। तो ये कंपनी अधिनियम 2013 की परिभाषा है। इस परिभाषा के बाद हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि सरकार का ऐसी कंपनी पर चुकता पूंजी पर नियंत्रण है। चुकतांश पूंजी का कितना होता है? 51%। और जिसका 51% जो है नियंत्रण है, तो समझ लो उसका आधिपत्य तो रहता ही है ना। इस कंपनी के अंशों पर भारत के राष्ट्रपति के नाम से भी क्रय कर लिया जाता है, क्योंकि सरकार ही बड़ी अंशधारक होती है। 51% का मतलब सबसे बड़ी अंशधारक कौन है इसमें? सरकार ही है। शेयर लेने वाली कौन है? सरकार ही है। तथा प्रबंध उसी का नियंत्रण है, इसीलिए इसे सरकारी कंपनी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब है कम से कम 51% पूंजी सरकार की लगी होती है, इसलिए जिसका 51% है तो उसका अधिकार उसी का रहता है, नियंत्रण उसी का ही रहता है। ठीक है ना। बाकी कार्य सब जो है निजी कंपनी की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल जो होता है ना वो सरकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। इसकी विशेषता देखिए, पहला है ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत स्थापित संगठन है। ठीक है ना। पहले का कंपनी अधिनियम कौन सा? 1956। नया कौन सा बना? 2013 वाला। ठीक है ना। इसमें कंपनी किसी भी अन्य पक्ष के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकती है, अन्य पक्ष भी इस पर मुकदमा कर सकते हैं। यानी कि ये कंपनी विधान द्वारा बनती है, नियमित मैंने आपको कंपनी के बारे में पहले बताया ना, विधान द्वारा नियमित एक कंपनी होती है, विधान से इसकी स्थापना होती है, तो इसके ऊपर जो है मुकदमा भी किया सकता है, ये दूसरों पर मुकदमा भी कर सकती है। कंपनी अनुबंध कर सकती है, अपने नाम से संपत्ति भी क्रय कर सकती है। चौथा पॉइंट है अन्य किसी सार्वजनिक कंपनी के समान इसका प्रबंधन कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार है। यानी कि इसकी जो प्रबंध व्यवस्था है कंपनी एक्ट के जो भी प्रावधान है उसके हिसाब से होती है। नेक्स्ट है कंपनी में कर्मचारी की नियुक्ति कंपनी के उद्देश्य पत्र एवं अंतर नियम में दिए गए नियमों के अनुसार होते हैं। यानी कि कंपनी का जो उद्देश्य पत्र यानी सीमा नियम और अंतर नियम होता है ना, इनका जो कंपनी का जो आगे आपको लेसन में पढ़ाएंगे हम, तो सीमा नियम अंतर नियम में जो भी प्रावधान दिए जाते हैं ना उसके अनुसार होती है। कंपनी के उद्देश्य पत्र एवं अंतर नियम इसके मुख्य प्रलेख होते हैं, प्रपत्र होते हैं। सीमा नियम, उद्देश्य पत्र का मतलब सीमा नियम से है ना, अंतर नियम कंपनी के आंतरिक नियम से संबंधित होते हैं। तो ये एक प्रकार के कंपनी के प्रलेख होते हैं जिनमें कंपनी के उद्देश्य और नियम दिए हुए रहते हैं, और न तो सरकारी व्यक्ति होते हैं न ही नागरिक सेवा के व्यक्ति होते हैं ना। और केवल उच्च प्रबंधक जैसे चेयरमैन है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिससे होता है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है, सरकार से या नागरिक सेवाओं से नियोजन पर आए व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है ना। इसको चलाने वाले जो होते हैं ना उच्च प्रबंधक, वो ये व्यक्ति हो सकते हैं। ये कंपनियां लेखांकन और अंकेक्षण के नियमों से मुक्त होती है, यानी कि अकाउंटिंग और जो ऑडिट वगैरह है उसके जो नियम सरकार के उससे मुक्त होती है। लेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्र सरकार कराती है तथा वार्षिक अनुवेदन रिपोर्ट संसद या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है। संसद में इसकी रिपोर्ट कई बार देनी पड़ती है ना।
सरकारी कंपनी अपने लिए वित्त की व्यवस्था सरकारी अंशधारी और प्राइवेट अंशधारियों से करती है, यानी कि सरकार भी इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकती है क्योंकि 51% किसका है, सरकार का है, और निजी व्यक्ति भी इसमें शेयर होल्डर या अंशधारी या पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूंजी बाजार से भी वित्त की व्यवस्था यानी शेयर मार्केट से भी पैसे की व्यवस्था कर सकती है। नेक्स्ट है लाभ इसके क्या हैं। पहला है, एक सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम की औपचारिकता को पूरा करने से होती है। इसके लिए संसद में अलग से किसी विशेष अधिनियम की आवश्यकता नहीं है। कंपनी एक्ट बना हुआ है, अलग से संसद में कोई विशेष एक्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इनका सरकार से पृथक कानूनी अस्तित्व होता है, सरकार अलग है, इसका अस्तित्व अलग है। प्रबंधन संबंधी निर्णय लेने में इनको पूर्ण स्वतंत्रता मिली हुई है। ये सभी कदम व्यावसायिक दूरदर्शिता के अनुसार उठाते हैं, यानी कि प्रबंध व्यवस्था करने में ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सरकार का कोई इंटरफेयर में नहीं होता है ना। अपने हिसाब से ये सारा प्रबंध व्यवस्था करते हैं। उचित मूल्य पर वस्तु और सेवाओं को उपलब्ध कराकर बाजार पर हावी हो जाती है और अस्वस्थ व्यावसायिक व्यवहार पर अंकुश लगाती है, यानी कि कंपटीशन में जो ये निजी कंपनियों के साथ जो है कंपटीशन इनका होता है, इस प्रकार से ये वस्तुओं को उचित मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराती हैं। अगला टॉपिक है इसकी सीमाएं। सीमाओं में पहला पॉइंट है कि कुछ कंपनियां सरकार ही अंशधारक होती है, तो इसलिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का कोई औचित्य नहीं रहता। कहने का मतलब है अगर 51% सरकार का इन्वेस्टमेंट है, सरकार पैसा लगा रही है, तो निश्चित ही क्या होगा, है ना, सरकार का ही आधिपत्य रहता है ज़्यादा इसमें, है ना। तो कई बार कंपनी एक्ट के प्रावधानों का कोई औचित्य ज़्यादा रहता नहीं है। ये संवैधानिक उत्तरदायित्व से बचती, जबकि सरकारी वित्त वाली कंपनी होने के कारण इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सीधे संसद के प्रति जवाबदेह नहीं है, जवाबदेह सीधे नहीं होती है। ये हमेशा क्या होता है, दायित्व से, ये उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करती है। एकमात्र अंशधारक सरकार होने के कारण इनका प्रबंधन और प्रशासन दोनों ही सरकार के हाथ में होता है। इस प्रकार अन्य कंपनियों के समान पंजीकृत होने के बावजूद भी कंपनी होने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब है कई बार देखो, इन 51% कम से कम है। कई बार क्या होता है, सरकार इसमें इन्वेस्टमेंट, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सरकार का ही होता है ना। एकमात्र सरकार ही इन्वेस्ट कर देती है, मान कम से कम 51% है, ज़्यादा तो कितना भी हो सकता है। तो प्रबंध प्रशासन फिर किसके हाथ में होता है, सरकार के हाथ में होगा। तो ये कंपनी एक्ट के तहत इसका रजिस्ट्रेशन तो जाता है, लेकिन सारे नियम कानून जो भी है सरकार का ही ज़्यादा इसमें आधिपत्य रहता है। तो जो कंपनी एक्ट के अंतर्गत निगमित होने के बावजूद भी इस जो है ये सरकार के अंडर में ही कार्य करती है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। ठीक है, ये टॉपिक आपका समाप्त है। 3 प्रकार थे, तीनों ही जो है सार्वजनिक क्षेत्र में जो उद्यम है, संगठन के स्वरूप है, उनके जो प्रकार है तीनों, विभागीय उपक्रम, वैधानिक निगम, है ना, और ये सरकारी कंपनी, तीनों ही प्रकार थे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के। वो मैंने बता दी है, आपको समझ में आए होंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, बाय।